हाय, गुड मॉर्निंग। मैं अजीत कुमार, अजीत सर ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज वर्ग 9 के लिए लोकतांत्रिक राजनीति विषय से चैप्टर 3 संविधान निर्माण को पढ़ाने जा रहा हूं। सबसे पहले टॉपिक आरंभ करने से पहले आपसे निवेदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो चलिए चलते हैं टॉपिक की ओर। संविधान निर्माण। संविधान निर्माण में सबसे पहले परिचय के रूप में हम जानते हैं कि आखिर संविधान है क्या, संविधान की ज़रूरत किसी देश के नागरिक को क्यों पड़ती है, संविधान बनते कैसे हैं, संविधान को बनाता कौन है, किसी लोकतांत्रिक देश के संविधान को आकार देने के लिए कौन कौन से मूल्य होते हैं, क्या संविधान में परिवर्तन किया जा सकता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्न उठते हैं संविधान निर्माण में। तो सबसे पहले जानें कि संविधान है क्या। तो आम बोलचाल की भाषा में हम ये कहेंगे कि किसी भी देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए दुनिया के जितने भी देश हैं, सभी देश वहाँ पे नागरिक रहते हैं, बाहर से भी लोग आते हैं जाते हैं, बहुत सारी घटनाएं होती है। तो एक व्यवस्था को चलाने के लिए ज़रूरी होता है कि जब आप व्यवस्था को चलाते हैं तो कुछ नियम उसके होने चाहिए। उस नियम को सिर्फ बनाने वाला और जिसके ऊपर लागू करने वाला उस देश के जो भौगोलिक क्षेत्र के रहने वाले सभी लोगों के लिए वो मान्य होता है। तो जब किसी भी देश को सुचारू रूप से चलाना होता है, व्यवस्थित रूप से चलाना होता है, तो उसके लिए कुछ बुनियादी नियम होते हैं और उस नियम को जनता और सरकार दोनों पालन करती है। जनता और सरकार दोनों पालन करती है, तो ऐसे सभी नियमों को सम्मिलित रूप से संविधान कहते हैं। देश का सर्वोच्च कानून होने की हैसियत से संविधान नागरिकों के अधिकार, सरकार की शक्ति और उसके कामकाज के तौर तरीकों का निर्धारण करता है। मतलब नागरिकों के अधिकार क्या होने चाहिए, नागरिकों के लिए कर्तव्य क्या होने चाहिए, सरकार जो शासन करती है उसका चुनाव कैसे होता है, सरकार की शक्तियाँ क्या क्या होगी, उसके लिमिटेशन क्या क्या होंगे। तो सारे तौर तरीकों को जो है संविधान में वर्णित किया जाता है, नियमों के तहत उसे बांधा जाता है, तो उसे संविधान कहते हैं। कहता है देश का सर्वोच्च कानून होता है, संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है। इसमें किसी भी देश की राजनीति और समाज को चलाने का मौलिक कानून सम्मिलित होते हैं। तो संविधान क्या है? तो संविधान किसी भी देश के किसी भौगोलिक क्षेत्र के अंदर में रहने वाले सभी नागरिकों के ऊपर लागू होने वाला नियम और कानून है, जिसे हम लोग संविधान कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़। सबसे पहले जो हमारे एनसीईआरटी के बुक में बताया गया है कि दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान कैसे बना। तो थोड़ा सा इतिहास उसको उल्टेंगे। आप देख रहे हैं इसके मानचित्र पर, जब आप देखेंगे तो ये दक्षिण अफ्रीका का मानचित्र है। अफ्रीकी महाद्वीप का एक छोटा सा देश बिल्कुल नीचे बसा हुआ है। तो वहाँ का एक प्रमुख नेता, जिसका आप भी नाम जानते हो, नेल्सन मंडेला था। कहता है नेल्सन मंडेला और 7 अन्य नेताओं को दक्षिण अफ्रीका की गोरे शासकों ने 1964 में रंग भेद से चलने वाली शासन व्यवस्था का विरोध करने के लिए आजीवन कारावास की सजा दे दी गई थी। आपको मैं बता दूं, नेल्सन मंडेला या फिर और भी इनके साथीगण या वहाँ के जो मूल निवासी है वो सभी काले लोग हैं, अश्वेत लोग हैं। ठीक है। तो ये अंग्रेज जो थे, जो गोरे जो लोग थे, वो यूरोप से आए थे। अब व्यापार के सिलसिले में यूरोप से आकर के दक्षिण अफ्रीका में बस गए। चूंकि दक्षिण अफ्रीका के लोग बहुत भोले भाले सीधे साधे हुआ करते थे, तो उन लोगों को गुलाम बना करके अपने पास में रख लिया। सिर्फ उन लोग को काम कराता था, लेकिन उनको किसी भी प्रकार का विशेष आज़ादी या स्वतंत्रता नहीं दी गई थी। इसके साथ में काले गोरे का भेद भी किया जाता था, उनका सम्मान नहीं किया जाता था। तो इसलिए 1964 में रंग भेद को समाप्त करने के लिए नेल्सन मंडेला ने और उनके अन्य साथियों ने आंदोलन चलाया। लेकिन उस समय तत्कालीन दक्षिण अफ्रीका की गोरे शासकों ने इन सभी को बंद कर दिया और आजीवन कारावास की सजा सुनवा दी। इन नेताओं को 28 वर्षों तक दक्षिण अफ्रीका की भयावह जेल रोबेन द्वीप में कैद रखा गया। ये देख लीजिए, ये रोबेन द्वीप है ना, ये जेल है जहाँ पे नेल्सन मंडेला को रखा गया था। ठीक है। तो एक इस तरह की भयावह
यातनाएं जो है दी गई। कहता है रंग भेद क्या है, तो दक्षिण अफ्रीका की सरकार की 1948 से 1989 के बीच में काले लोगों के साथ नस्ली अलगाव और खराब व्यवहार करने वाली शासन व्यवस्था थी, जिसे रंग भेद कहा जाता है। मतलब आप रंग के आधार पर, ठीक है, रंग के आधार पर जब जो है आपके लिए भेद किया जाता है, आपसे भेद किया जाता है, तो वो उस व्यवस्था को जो है हम लोग रंगभेद कहते हैं, उस नीति को रंगभेद कहा जाता है। का शिकार जो है नेल्सन मंडेला और दक्षिण अफ्रीका के लोग काफी सालों से, सदियों से हो रहे थे। कहता है कि रंगभेद के खिलाफ संघर्ष। तो रंगभेद नस्ली भेदभाव पर आधारित व्यवस्था का नाम है, जो दक्षिण अफ्रीका के यूरोप के गोरो लोगों ने लाद दी, जो यूरोप से व्यापार करने के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका आए और यहाँ बस गए, और इन्होंने यहाँ के लोग जो जिनकी चमड़ी जो है, जिनका स्किन ब्लैक होता था, वो उनके साथ जो है भेद करना शुरू किया, असम्मान प्रकट करना शुरू किया। गोरे लोग खुद को श्रेष्ठ मानते थे और जो काले लोग थे वह उनको जानवर की तरह बिहेव किया जाता था। कहता है 17वीं और 18वीं सदी में व्यापार करने आई यूरोप की कंपनियों ने दक्षिण अफ्रीका के लोगों को हथियारों और जोर जबरदस्ती से गुलाम बनाया और स्थानीय शासन को अपने हाथ में ले लिया। दक्षिण अफ्रीका के लोग काले होते, इसलिए यूरोपीय लोगों ने खुद को श्रेष्ठ बताने के लिए काले गोरे रंग के आधार पर विभाजित कर दिया। ये विभेद की नीति हुई, भेद की नीति, इसी को रंगभेद बोलते हैं। चूंकि रंग के आधार पर किसी का सम्मान और असम्मान कर रहे हैं, किसी को गुलाम बना रहे हैं, तो उसको रंगभेद ही कहा जाता है। रंगभेद की शासकीय नीति रेल, स्कूल, कॉलेज, पुस्तकालय, समुद्र तट, सार्वजनिक शौचालय तक, कई जगह तक, हर जगह पृथक व्यवस्था थी, हर जगह। तो ये इस तरह की जो है अंग्रेजों ने, यूरोपीय लोगों ने जो है इस तरह के नियम व्यवस्था लागू करके रखा था दक्षिण अफ्रीका में। कहता 1950 से अश्वेत रंगीन चमड़ी वाले मिश्रित नस्ल के लोग जो भारत से गए लोग भी थे, और भारतीय मूल के लोगों ने रंगभेद प्रणाली के खिलाफ संघर्ष किया। अब देखिए रंगभेद में क्या है, रंगीन, रंगीन का मतलब क्या हो गया कि कुछ जो ब्लैक थे वो तो अश्वेत हो गए, जो गोरे थे उनको श्वेत कहा जाता है, और कुछ रंगीन चमड़ी वाले वो हो गए, जैसे भारत से गोर जन्नत नहीं तो ज़्यादा गोरापन उनके पास था, ना ही वो कालापन था, तो इसलिए उनकी चमड़ी जो है थोड़ी दोनों में मिक्स थी, इसीलिए उनको रंगीन चमड़ी वाले कहा गया। ये रंगभेद प्रणाली के खिलाफ है इस तरह का विभेद। रंगभेद नीति का विरोध अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के नेतृत्व में किया गया। तो इस जो आंदोलन जो छेड़ा गया दक्षिण अफ्रीका में, इस आंदोलन का जो नेतृत्व करता था वो एक पार्टी के तहत हुआ था, और वो पार्टी थी अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस। जैसा कि आप भारत में देखे होंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आज़ादी की लड़ाई में सबसे अग्रणी भूमिका निभाई, ठीक उसी प्रकार से दक्षिण अफ्रीका में अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस ने देश की आज़ादी के लिए गोरों के शासन को खत्म करने के लिए नेतृत्व किया। इसमें सिर्फ अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के सदस्य ही नहीं थे, बल्कि इसमें मजदूर संगठन ने भी उनको साथ दिया, और कम्युनिस्ट पार्टी के लोग भी इसमें शामिल थे, ताकि इन गोरे लोगों के अत्याचारों से मुक्त हो सके। कहता है लंबे संघर्ष के बाद, है ना, एक लंबे संघर्ष के बाद गोरे शासकों ने नियमों में बदलाव किया। लंबे संघर्ष के बाद गोरे शासकों ने नियमों में बदलाव लाना आरंभ किया। राजनीतिक दलों पर लगा प्रतिबंध और मीडिया पर लगा प्रतिबंध हटा लिया गया। जब चारों तरफ से दबाव बढ़ने लगा, तो वैसी स्थिति में जो गोरे शासक थे उन्होंने कुछ नियमों में बदलाव करके जो राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगा दिया था, जैसे अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस पे, तो इन लोगों पर से प्रतिबंध हटा दिया। और जो मीडिया पर भी पाबंदी लगी हुई थी, प्रिंट मीडिया पे, वो मीडिया पर भी लगी पाबंदी हटा दी गई। 28 वर्षों तक जेल में कैद रहने पर नेल्सन मंडेला को आज़ाद कर दिया गया, और आखिरकार 26 अप्रैल 1994 की मध्यरात्रि को दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का नया झंडा लहराया और लोकतांत्रिक देश बन गया, और नेल्सन मंडेला वहाँ के राष्ट्रपति बन गए। तो इस प्रकार के लंबे संघर्ष के बाद जो है दक्षिण अफ्रीका गोरे लोगों के प्रभुत्व से आज़ादी मिली। कहता है नए लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका में सभी नस्लों, स्त्री पुरुष की समानता, लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों पर आधारित राष्ट्र का निर्माण हुआ। लेकिन सबसे पहले ये जो लाइन आप देख रहे हैं, इतनी आसानी नहीं थी, क्योंकि गोरे लोगों ने सबसे अधिक समय तक जो है काले लोगों को गुलाम बन के रखा था, तो स्वाभाविक है कि उनके खिलाफ बैर होगी, विद्रोह होगी, दुश्मनी होगी।
लेकिन वैसी स्थिति में अब चूंकि जिस 1994 ईस्वी की बात हो रही है, तो सारे लगभग यूरोपीय कंट्री अपने अपने नागरिकों को जो जहाँ थे वहाँ बस गए। तो अब वह इस स्थिति में नहीं थे कि इन यूरोपीय कंट्री के जो दक्षिण अफ्रीका में आकर के गोरे लोग बस गए वो वापस जा सकते हैं। लेकिन नेल्सन मंडेला ने एक सूझबूझ से काम किया और उन्होंने बड़े तरीके से इस तरह का जो है संविधान का निर्माण कराया, जिससे सारी दुनिया में जो है उनका प्रभाव और उनका कद और बढ़ गया। अब वो किस प्रकार का जो है कानून किस प्रकार का संविधान अपने देश में लागू किए, हम लोग आगे देखेंगे। तो ये आप इस मानचित्र में आप देख सकते हैं कि ये भाग जो है आपका दक्षिण अफ्रीका है। तो कहता है नेल्सन मंडेला का कथन है, सबसे पहले नेल्सन मंडेला का कथन हम लोग देख लेते हैं। मैंने गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष किया, मैंने गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष किया और मैंने ही अश्वेतों के प्रभुत्व का विरोध भी करता हूँ, है ना। मतलब इसका ये हो गया कि नेल्सन मंडेला ने गोरों के शासकों के जो प्रभुत्व थे, जिन्होंने रंगभेद की नीति अपना रखी थी, जो अश्वेतों को गुलाम बना के रख लिया था, जिसकी आधे से अधिक संपत्ति पर जो है गोरे लोगों का प्रभाव था, तो उनके खिलाफ ये संघर्ष किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि देश की आज़ादी और देश की स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद गोरों लोगों के साथ गलत व्यवहार किया जाए। इसलिए उन्होंने, चूंकि अश्वेतों की संख्या दक्षिण अफ्रीका में ज़्यादा थी, उनका प्रभुत्व संख्या के लिहाज से ज़्यादा था, इसका मतलब ये नहीं था कि गोरों को भी जो है फिर से वह अपमान कराएं। मैंने एक ऐसे लोकतांत्रिक और स्वतंत्र समाज की कामना की है, ये नेल्सन मंडेला का कथन है, देख लीजिए। मैंने एक ऐसे लोकतांत्रिक और स्वतंत्र समाज की कामना की है जिसमें सभी लोग पूरे मिलजुल के साथ रहे। मतलब अब यहाँ पे गोरे और काले, श्वेत और अश्वेत दोनों से कोई मतलब नहीं था। जो जहाँ है, जिस देश में, दक्षिण अफ्रीका में, जिस जगह पे, जिस क्षेत्र में रह रहा है, वो सभी लोग सुरक्षित रहेंगे, चाहे वह काले हों या गोरे हों, और कोई किसी का एक दूसरे के ऊपर प्रभुत्व नहीं बनेगा। सभी लोग समानता के साथ रहेंगे, प्रेम भाव के साथ रहेंगे। मैं इसी आदर्श के लिए जीवित रहना और इसे पाना चाहता हूँ। अगर ज़रूरत पड़ी तो इसी आदर्श के लिए मैं जान देने को भी तैयार हूँ। तो इनकी एक जो बड़ी भावना थी वो यही है कि मैं एक ऐसे लोकतांत्रिक और स्वतंत्र समाज की कामना करता हूँ। मैंने मतलब हुआ कि मैं एक ऐसे दक्षिण अफ्रीका में स्वतंत्र समाज की कामना करते हैं जहाँ पे काले और गोरे सभी लोग मिलजुल करके रहें और सभी को, श्वेत और श्वेत, काले और गोरे, सभी को समान अवसर उपलब्ध हो सके। अगला है कि हमें संविधान की जरूरत क्यों है। हमें संविधान की जरूरत क्यों है? तो निम्नलिखित बातें हैं जिससे संविधान की जरूरत पड़ती है। संविधान साथ रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करता है। अब हमारे देश में इतनी सारे भाषाएं हैं, इतने कल्चर हैं, इतने अलग अलग नस्ल के लोग हैं, तो वैसी स्थिति में सबकी अलग अलग सोच है। तो संविधान इसलिए ज़रूरी है कि लोगों के बीच में यह कड़ी का काम करता है, जोड़ने का काम करता है, सहयोग बनाने का काम करता है। इसलिए संविधान की ज़रूरत पड़ती है। संविधान यह स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा। ये भी संविधान ही बताता है कि सरकार का गठन कैसे होगा। अदरवाइज सरकार भी, जब सरकार का गठन किसी तरह हो जाएगा तो मनमानी करना आरंभ कर देगा। इसलिए संविधान उनको अधिकार भी देता है और उसको नियंत्रित भी करता है। कहता है किसे फैसले लेने का अधिकार होगा, तो संविधान में यह बात है कि हर किसको व्यक्ति जो है कौन कौन से फैसले ले सकता है। कहता है यह सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है। मतलब उसकी शक्तियों की सीमा क्या होगी। यदि शक्तियों की सीमा निर्धारित नहीं की जाएगी तो वह निरंकुश हो जाएगा, जो चाहेगा सो कर सकता है। इसलिए उसके अधिकारों को सीमित किया गया है, उसके अधिकारों की सीमा तय की गई है और हमें बताता है कि नागरिकों के क्या अधिकार है, हमारे भी क्या अधिकार हैं और हमारे भी क्या कर्तव्य हैं, सरकार के भी क्या अधिकार हैं और उनके क्या कर्तव्य हैं। ये दोनों बातें जो है संविधान बताती है। यह अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। ठीक है, तो एक संविधान जो होता है वो लोगों की सोच, लोगों की भावनाओं को कद्र करते हुए और लोगों पर ही लागू होती है और लोगों के लिए ही लागू होती है, लोग ही लागू करते हैं। ठीक है, मतलब संविधान उस देश का, किसी भी देश के भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं, वहाँ के निवासी हैं, वही बनाते हैं और वह जो नियम बनता है वो खुद पर भी लागू होता है। ये संविधान है। कहता है अर्थात संविधान लिखित नियमों की एक ऐसी किताब है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। संविधान सर्वोच्च कानून है जिससे किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच आपसी संबंध
तय होने के साथ साथ लोगों और सरकार के बीच संबंध भी तय होते हैं। मतलब संविधान लिखित नियमों का एक संग्रह है जो किसी भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों को मानना पड़ता है। जिस देश में संविधान है वो सभी लोकतांत्रिक शासन वाले हों यह जरूरी नहीं है, लेकिन जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन है वहाँ संविधान का होना जरूरी है। तो दुनिया के जितने भी देश हैं, जो देश अपने आप को लोकतांत्रिक शासन वाला कहता है, वहाँ संविधान जरूरी होगा, क्योंकि संविधान में सभी क्षेत्र के सभी संस्थाओं के जो शक्तियाँ हैं वो बांटी गई है, उनके अधिकार और कर्तव्य दोनों बताए गए हैं। तो ये है, कहता है भारतीय संविधान का निर्माण के समय परिस्थितियां। अब भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, कब हुआ, उसको बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर भारत का जब संविधान का निर्माण हो रहा था, चूंकि हम लोग भारत 1947 ईस्वी में 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आज़ादी मिली, उसके बाद और उसके पहले से ही जो है संविधान का निर्माण आरंभ हो गया था कि देश की आज़ादी जैसे मिलेगी वह संविधान लागू हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं, भारत जैसे विशाल और विविधता भरा देश है, भारत एक विशाल देश है। उस समय हमारा देश, आप देख सकते हैं इस मैप में कि जिस समय भारत आज़ाद नहीं हुआ था उस समय का यह चित्र है, और इस चित्र की जो उस समय की परिस्थितियाँ थी उसको भी यहाँ पे व्यक्त किया जा रहा है। तो अब आप देख सकते हैं कि भारत कितना विशाल था। इसमें पाकिस्तान, आज का जो पाकिस्तान है वो भी शामिल था, आज का जो बांग्लादेश है वो भी शामिल था। तो ये दोनों पार्ट जो है इसके सम्मिलित थे, भारत के अंदर में थे। कहता है कि जब भारत की आज़ादी के समय 1946-47 के आसपास में विशेष धर्म के आधार पे, धर्म विशेष के आधार पे बंटवारे हो गए, जिसकी विभीषिका जो है दोनों तरफ झेलनी पड़ी। बहुत सारे मुसलमान भाग करके पाकिस्तान चले गए और वहाँ से हिंदू भारत आ गए। और इस जुड़ी हिंसा में, ये जो दंगे और फसाद हुए, इस हिंसा में कम से कम 10 लाख लोग मारे जा चुके थे। तो ये स्थिति थी देश की आज़ादी के समय। कहता है देशी रियासतों के शासकों को यह आज़ादी, अब इसमें देखिए एक पार्ट, ये सारा पार्ट जो आप देख रहे हैं येलो कलर का, ये सभी ब्रिटिश प्रांत थे, लेकिन इसके ग्रे कलर को भी आप देख रहे हैं, इस ग्रे कलर जो है वो कलर जो है देशी रियासतों का। यहाँ पे राजा हुआ करते थे, जैसे आप हैदराबाद है या जूनागढ़ है, ठीक है, या कश्मीर है, ये प्रमुख ऐसे देशी रियासत थे जो इनके बड़े बड़े क्षेत्र हुआ करते थे। इसके अलावा आप जो है इस पाकिस्तान वाले क्षेत्र में भी देख सकते हैं। इसके अलावा दमन और दीप में जो है, और गोवा में पुर्तगालियों का शासन था, और पांडिचेरी में। तो इस प्रकार से जो है हमारे, जिस समय हमें आज़ादी मिली उस समय भारत की स्थिति बहुत ही विचित्र परिस्थिति में फंसी हुई थी। कहता है देशी रियासतों के शासकों को यह आज़ादी दे दी गई थी कि वे भारत या पाकिस्तान जिसमें इच्छा हो अपनी रियासत का विलय कर दे। तो ये स्थिति थी कि यदि इनको आज़ादी दे दी गई कि ये विलय करना चाहते हैं तो भारत के साथ विलय कर लें, यदि पाकिस्तान के चाहते हैं तो पाकिस्तान के साथ विलय कर लें, या स्वतंत्र रहना चाहते हैं तो स्वतंत्र रहें। अब आप सोच सकते हैं कि भारत, चारों तरफ से भारत है और बीच में हैदराबाद देशी रियासत है, और यह स्वतंत्र होगा तो इसे आने जाने का साधन कहाँ से उपलब्ध होगा, और यह देश की एकता और अखंडता के लिए कितना बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करेगा। तो इसलिए ऐसी स्थिति हो गई, उत्पन्न हो गई कि आखिर संविधान का निर्माण कैसे करना है। तो संविधान निर्माण का रास्ता, कहता है देश में आज़ादी की लड़ाई के दौरान ही लोकतंत्र समेत अधिकांश बुनियादी बातों पर राष्ट्रीय सहमति बनाने का काम हो चुका था। तो आपको बता दें हमारे देश में वैसे पहले भी अंग्रेज जो है कानून के माध्यम से शासन कर रहे थे। वो अलग बात है कि भारतीय जो विद्रोह कर रहे थे, देश के आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, उनको उस विद्रोह को दमन करने के लिए तरह तरह के कानून बना के रखा था। लेकिन कुछ ऐसे भी कानून थे जो भारतीय लोगों को राजनीतिक रूप से जागरूक कर रहा था। जैसे 1892 ईस्वी का भारत सरकार अधिनियम, 1909 ईस्वी का भारत सरकार अधिनियम, 1917 ईस्वी का भारत सरकार अधिनियम, 1935 ईस्वी का भारत सरकार अधिनियम, ये सभी अधिनियम जो नियम कानून थे उससे काफ़ी भारतीय लोग जागरूक हो रहे थे। कहता है इसके अलावा जो है 1928 ईस्वी में नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू के द्वारा बनाया गया। जब साइमन कमीशन का भारत में विरोध हुआ तो नेहरू रिपोर्ट जो है बनाई गई और अंग्रेज़ों को बताया गया कि भारतीय भी सक्षम है देश का कानून बनाने के लिए, संविधान बनाने के लिए। इसके बाद 1931 में कराची में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में एक प्रस्ताव में संविधान की रूपरेखा रखी गई थी।
इन दोनों दस्तावेजों में स्वतंत्र भारत के संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, मतलब जो एक उम्र निर्धारित की गई 18 वर्ष या 21 वर्ष, आज के डेट में 18 वर्ष था, पहले 21 वर्ष था, तो 18 या 21 वर्ष के ऊपर जो भी सरकार निर्धारित करती है उसके अनुसार उससे ऊपर वाले जो भी नागरिक हैं वो वोट देने के अधिकारी हो जाते हैं। स्वतंत्रता और समानता का अधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की बात कही गई थी। तो आप देख सकते हैं कि सबसे जो मूल भावनाएं हैं वो इस मूल भावनाओं को यहाँ पे रखा गया है, और यही बातें जो है उस कराची अधिवेशन में भी रखा गया। इसलिए एक बहुत ही बेहतरीन खाका संविधान निर्माताओं के दिमाग में ऑलरेडी बनी हुई थी कि हमें संविधान के निर्माण में किन किन बातों को विशेष रूप से ज़्यादा ध्यान देना है। औपनिवेशिक शासन की राजनीतिक संस्थाओं और व्यवस्थाओं से नई राजनीतिक संस्थाओं का स्वरूप तय करने में मदद मिली। अब मैंने पहले भी बता चुका, अब देखिए अंग्रेजों ने जो शासन व्यवस्था जो अपना रखी थी और उसने जो राजनीतिक संस्थाएं और व्यवस्थाओं को स्थापित किया था, और जिस तरीके से वो केंद्रीय परिषद, प्रांतीय परिषद की स्थापना की थी, विधानसभा की स्थापना की और नियम कानून बनाने का जो प्रोसेस उन्होंने इस्तेमाल किया था, उससे जो है भारतीय लोगों को एक नई प्रेरणा मिली। विदेशी संविधान के उन आदर्शों को भी अपनाया गया जो देश के लिए आवश्यक लगा। तो कुछ विदेशी संविधान का भी अध्ययन किया गया और वहाँ से जो कानून, जो नियम अच्छा लगा कि इसको भारत में लागू किया जा सकता है, उन नियमों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। चाहे वह अमेरिका का संविधान हो, रूस का संविधान हो, जर्मनी का संविधान हो, फ्रांस का संविधान हो, जापान का संविधान हो, आयरलैंड का संविधान हो, ऑस्ट्रेलिया का संविधान हो, कनाडा का संविधान हो, इन सभी महत्वपूर्ण देशों के संविधान जो कुछ ऐसे नियम जो भारत के लोगों के लिए ज़्यादा लाभदायक हो, उनको अध्ययन करके कि संविधान को शामिल किया गया। संविधान का निर्माण भारत में कैसे हुआ? भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ? तो कहा जा रहा है चुने हुए जनप्रतिनिधियों की जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है उसे संविधान सभा कहते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बता दूं कि जब संविधान सभा का गठन हो रहा था तो उस समय वोटिंग नहीं हुई थी, मतदान नहीं हुआ था, लेकिन प्रांतीय सभाओं से यह घोषणा की गई कि प्रत्येक 10 लाख पर एक प्रतिनिधि शामिल होंगे, और इस तरीके से जितने भी हमारे पूरे भारत देश में जो उस समय जनसंख्या थी, उस जनसंख्या के आधार पर प्रत्येक 10 लाख पर एक प्रतिनिधि चुना गया। तो कहता है यहाँ पे कि भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे, मतलब 10 लाख पर एक व्यक्ति का, एक प्रतिनिधि का चुनाव होना था, तो 1946 में संपन्न हुआ। कहता है संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके तत्काल बाद देश दो हिस्सों में बट गया, भारत और पाकिस्तान। मीन्स 15 अगस्त 1947 ईस्वी को देश आज़ाद भी हुआ और दो भागों में बट भी गया। संविधान सभा फिर दो भागों में बट गई, क्योंकि संविधान सभा का गठन आज़ादी के पहले हुई थी, जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश भी शामिल थे, जो उसमें भारतीय भूभाग कहा जाता था। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे। इसने 26 नवंबर 1949 को अपना काम पूरा कर लिया। मतलब अब जो विभाजन होने के बाद पाकिस्तान बट गया, उसके विभाजन के बाद जो संविधान सभा में प्रतिनिधि जो थे उनकी सदस्यों की संख्या जो है 299 थी, और 26 नवंबर 1949 को अपना काम पूरा कर लिया। मतलब 9 दिसंबर 1946 आरंभ हुआ और 26 नवंबर 1949 को अपना काम पूरा कर लिया। इस दिन की याद में हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे। मतलब 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में हमारा संपूर्ण संविधान बन करके तैयार हो गया। कहता है 70 साल पहले बनाए गए संविधान को क्यों मानते हैं? आज भी हम उस बने हुए संविधान को मानते हैं, तो आखिर क्यों मानते हैं? क्या इतने सारे बदलाव आ गए, लेकिन क्या हमारे संविधान में बदलाव हो सकता है? तो कहता है कि संविधान सिर्फ संविधान सभा के सदस्यों के विचारों को ही व्यक्त नहीं करता, यह अपने समय की व्यापक सहमतियों को व्यक्त करता है। मतलब जो संविधान बनाए गए थे वो सिर्फ उस समय के परिवेश को ध्यान में रखकर नहीं बनाए गए थे। बहुत सारी बातें ऐसी थी जो भविष्य में भी
होने वाली परिवर्तनों के अनुसार संविधान में परिवर्तन कैसे हो, इसका भी ख्याल रखा गया था। संविधान सभा भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व कर रही थी, जो कि क्योंकि संविधान सभा जो बनी थी वो भारत के लोग ही उसको बनाने वाले थे, इसीलिए 2, 4, 10 लोग शामिल नहीं थे, वो प्रतिनिधि के माध्यम से लोग उसमें शामिल हुए थे और 299 सदस्य शामिल थे। इसलिए जो लोग संविधान का निर्माण किया वो भारत के लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही थे, इसीलिए भारत के लोगों ने संविधान बनाया। संविधान सभा का काम काफ़ी व्यवस्थित, खुला और सर्वसम्मति बनाने का प्रयास पर आधारित था। सबसे पहले बुनियादी सिद्धांत तय किए गए और उन पर सबकी सहमति बनाई गई। कहता है कि 3 वर्षों में कुल 114 दिनों की गंभीर चर्चा हुई। सभा में हर प्रस्ताव, हर शब्द और वहाँ कही गई हर बात को रिकॉर्ड किया गया। इन्हें कंस्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स के नाम से 12 मोटे मोटे खंडों में प्रकाशित किया गया है। अब आप सोच लीजिए कि हमारा संविधान को 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन जो लगे हैं वो इतनी आसानी से नहीं बने हैं। विदेशों के संविधानों का भी अध्ययन किया गया, अंग्रेजों द्वारा बनाए गए संविधानों को भी अध्ययन किया गया, उस समय की जो परिस्थिति और बाकी संविधान सभा में जो लोग थे उनके भी विचारों को लिया गया और बेहतर क्या हो सकता है उसको शामिल किया गया और उस पर बहस भी की गई। आप यहाँ देख सकते हैं 144 दिनों तक बहस हुई और हर बात, हर शब्द पर बहस हुई। तो एक बेहतरीन संविधान का निर्माण किया गया। दुनिया का सबसे बड़ा लंबा संविधान यदि कहीं है तो वो है भारत का संविधान, लेकिन इन 70 वर्षों में वह संविधान आज भी कार्यरत है और समय समय के साथ उस पर संशोधन भी किए जाते हैं। संविधान का दर्शन कहता है कि जिन मूल्यों ने स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा दी, उसे दिशा निर्देश दी तथा जो क्रम में जांच परख लिए गए वही भारतीय लोकतंत्र का आधार बने। तो जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली नींव रखी, शोषण को खत्म करना, जात पात को खत्म करना, ऊंच नीच को खत्म करना, ठीक है, समानता को लाना, स्वतंत्रता को लाना, देश के लिए क्या अधिकार हो, देश के लिए क्या कर्तव्य हो, ये सभी इसके लोकतंत्र के आधार, भारतीय लोकतंत्र के आधार बने। संविधान की शुरुआत बुनियादी मूल्यों के एक छोटी सी उद्देशिका के साथ होती है। इसे संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका कहा जाता है। ये अमेरिका के संविधान से लिया गया था और ये प्रस्तावना एक तरह का एक दर्शन है, ये फिलॉसफी है जो संविधान के पूरे जो लिखी गई संविधान है, नियम है, उसका एक निचोड़ है। कहता है संविधान की प्रस्तावना पूरे संविधान का निचोड़ है। तो एक प्रस्तावना में ही जो संविधान का उद्देश्य है वो साबित करता है। अब आप देख सकते हैं ये प्रस्तावना है हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका। तो देख सकते हैं, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये हमारे देश के संविधान की प्रस्तावना है और इस प्रस्तावना में देश के संविधान में लिखित तमाम नियमों का एक निचोड़ है, एक दर्शन है। आगे चलिए, तो जो भी हमारे प्रस्तावना में महत्वपूर्ण बातें लिखी गई है उन शब्दों को एक एक करके हम उसके अर्थ को समझेंगे जो महत्वपूर्ण है। कहता हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो हम क्यों, हम भारत के लोग, तो हम इसलिए लगाया गया कि इस भारतीय संविधान का निर्माण यहाँ के लोगों ने किया है, न कि कोई बाहरी आदमी या बाहरी राजा ने। तो चूंकि इस देश की जनता ने संविधान का निर्माण किया है, इसलिए यहाँ पे लिखा गया प्रस्तावना में हम भारत के लोग। उसके बाद है प्रभुत्व संपन्न।
तो लोगों को अपने से जुड़े हर मामलों में फैसला करने का सर्वोच्च अधिकार है। मतलब प्रभुत्व संपन्न का एक मतलब होता है कि भारत आंतरिक एवं बाह्य रूप से बिल्कुल स्वतंत्र है और कोई भी निर्णय लेने को उसके पास स्वतंत्रता का अधिकार है, वह प्रभुत्व संपन्न है, इसलिए कोई उस पर दबाव नहीं डाल सकता है, तो उसे प्रभुत्व संपन्न कहा जाता है। लोकतंत्रात्मक कहता सरकार का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोगों को समान राजनैतिक अधिकार प्राप्त रहते हैं, लोग अपने शासन का चुनाव करते हैं और उसे जवाबदेह बनाते हैं। यह सरकार के कुछ बुनियादी नियमों के अनुरूप चलती है। अर्थात इसका अर्थ हुआ कि लोकतंत्रात्मक सरकार का मतलब हुआ कि जनता शासक प्रतिनिधि का चुनाव करती है और वह प्रतिनिधि एक शासक का चुनाव करती है और वही शासक फिर से जनता पर शासन भी करती है और वही जनता पुनः उसको अच्छा काम करने पर चुनती है, नहीं तो उसको हटाती है। मतलब यदि वह काम के प्रति जवाबदेह अच्छा करती है तो उसे रखा जाता है, अदरवाइज जवाबदेह उसकी सही नहीं होती है तो हटा दिया जाता है। तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है, इसका फैसला जनता करती है, आम लोग करते हैं। उसके बाद है समाजवादी। तो समाजवादी का मतलब है कि समाज में संपदा सामूहिक रूप से पैदा होती है। मतलब समाजवादी का सीधा सीधा अर्थ समझिए कि समाज में समानता की भावना को लाना है, हर व्यक्ति को रोजी रोटी रोजगार और उसके रहन सहन कायदे कानून सभी सामाजिक और आर्थिक रूप से समान होने चाहिए, इसलिए ये व्यवस्था देश में लागू करने की जरूरत है। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष। भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है, अर्थात भारत किसी भी प्रकार के किसी भी धर्म में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। देश का कोई अपना धर्म नहीं है, सभी नागरिक को भी धर्म अपनाने को स्वतंत्र है, परंतु कोई भी व्यक्ति या समुदाय किसी दूसरे व्यक्ति या समुदाय पर जबरदस्ती धर्म को अपनाने या मानने पर बाध्य नहीं कर सकता है, या फिर किसी भी धर्म में यदि रूढ़िवादिता अधिक है तो ऐसी स्थिति में सरकार हस्तक्षेप कर सकती है। कहता सरकार सभी धार्मिक मान्यताओं और आचरणों को सम्मान देती है। न्याय, नागरिकों के साथ उनकी जाति धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। देश के संविधान के अनुसार और कानून के अनुसार सभी व्यक्ति समान है, चाहे वह किसी जाति धर्म या लिंग का क्यों न हो। स्वतंत्रता, नागरिक कैसे सोचे, किस तरह अपने विचारों को अभिव्यक्त करें और अपने विचारों पर किस तरह अमल करें, इस पर कोई अनुचित पाबंदी नहीं है, उनके पास स्वतंत्रता है। लेकिन स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि आप सड़क पे जा रहे हैं और दोनों हाथों से आप डंडा चला रहे हो और सामने से आने और पीछे से आने जाने वाले लोगों को नुकसान पहुंचाए। यदि आपसे कोई पूछे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं तो आप ये कहें कि मैं स्वतंत्र हूँ, हमारे संविधान जो है हमको स्वतंत्र बताती है। तो इसका मतलब ये नहीं है, हर व्यक्ति स्वतंत्र है, लेकिन किसी दूसरे की स्वतंत्रता को बाधित नहीं करना है, उसके नियमों को भी पालन करना है। तो अगला जो प्रस्तावना में एक शब्द लिखा गया है वो है गणराज्य। कहता है शासन का प्रमुख लोगों चुना हुआ व्यक्ति होगा, न कि किसी वंश या राज खानदान का। तो हमारे जो प्रमुख है देश का, जो राष्ट्रपति हैं प्रधानमंत्री हैं, वो देश की जनता के द्वारा चुना जाता है, न कि वह किसी वंशज है, किसी राजा का वंशज है या राज खानदान से शामिल है। तो इसको गणराज्य बोलते हैं। बंधुता, हम सभी ऐसे आचरण करें जैसे कि हम एक परिवार के सदस्य हों। मतलब इस देश का संपूर्ण नागरिक, हर व्यक्ति बराबर है, इक्वल है, कोई बड़ा कोई कम नहीं है, हर किसी को मौका मिलेगा, हर लोग व्यक्ति अपनी बंधुता और भाईचारे के साथ रह सकते हैं, इसीलिए बंधुता का शब्द का प्रयोग किया गया है। समता, समता का मतलब है कानून के समझ सभी लोग समान हैं। मतलब देश का हर नागरिक, देश की आबादी 1 अरब 30 करोड़ है, तो हर व्यक्ति कानून के समझ जो है समान है, वह कोई भी बड़ा हो छोटा हो, अमीर हो गरीब हो, पुरुष हो महिला हो, जो कानून के नज़र में सभी समान होंगे। पहले से चली आ रही सामाजिक असमानताओं को समाप्त होना होगा। सरकार हर नागरिक को समान अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करती है। तो इस तरीके से इस संविधान प्रस्तावना की शब्द है। अब है संस्थाओं का स्वरूप। ये संस्था क्या होती है? संस्था होती है राजनैतिक संस्था। जैसे हम बात जो कर रहे हैं वो है जैसे संसद एक संस्था है,
जहाँ पे कानून का निर्माण होता है विधायिका, ठीक है। उसी तरीके से न्यायपालिका होती है सर्वोच्च न्यायालय, ये भी एक संस्था है। तो कहता है भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान को समय के अनुरूप बनाया। संविधान में ऐसा प्रावधान किए गए कि स्वानुसार बदलाव लाया जा सके। मतलब हमारे पास जो संविधान है उसमें ऐसी व्यवस्था की गई है कि जरूरत पड़ने पर उसमें संशोधन किया जा सकता है, बदलाव लाया जा सकता है, परिवर्तन लाया जा सकता है। इस बदलाव को संविधान संशोधन कहते हैं। भारतीय संविधान संस्थाओं के कामकाज के दायरों को निर्धारित किया है। तो भारत में जो भी विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, जो भी संस्था है, उन सभी संस्थाओं को संविधान के अनुसार जो है चलने के लिए वह बाध्य है। उसकी शक्तियां संविधान के द्वारा दिए गए हैं और उनको नियंत्रित भी किया गया है। वह उसका उस कानून का उल्लंघन नहीं कर सकता। कहता भारतीय नागरिकों को व्यापक अधिकार दिए गए हैं, लेकिन उनके लिए भी लक्ष्मण रेखा खींच दी गई है। तो मौलिक कर्तव्य भी दिए गए हैं और भी कानूनी अधिकार भी दिए गए हैं, लेकिन कर्तव्यों को भी शामिल किया गया है। इस तरह संविधान तैयार हुआ और ये चैप्टर भी समाप्त हुई। फिर भी अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और विशेष जानकारी के लिए आप हमारे ब्लॉग पर भी विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।